नमस्कार साथियों, हरियाणा का महाव्यापम घोटाला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज हम इसके 4 पहलू लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। नौकरी बिक्री महाव्यापम घोटाला अब बना है मुख्यमंत्री पर्दा डालो और अपराधी बचाओ योजना। दूसरा पहलू, मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने झूठ बोलकर क्यों बरगलाया और किसे बचाया। तीसरा पहलू, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन व बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की नौकरी बिक्री घोटालों की जांच शुरू होने से पहले ही क्यों बंद कर दी। चौथा पहलू, भाजपा जजप्पा सरकार को अब फैसला करना पड़ेगा कि क्या वह नौकरी बेचने वाले दलालों के साथ है या हरियाणा के नौजवानों के साथ। और अब मैं आपको सिलसिलेवार इस आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। भाजपा जजप्पा सरकार के खर्ची की अटैची लाओ और पद पाओ अभियान की परतें खुलते ही सारी सरकार की ताकत नौकरी बेचने वाले गिरोह के संरक्षण और आला अधिकारियों और सफेद पोशों को बचाने में लगी है। मैं बहुत गंभीरता से आपको इल्जाम लगाता हूं सरकार पर। भाजपा जजप्पा सरकार और मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी अपनी जिम्मेवारी स्वीकारने की बजाय पूरी तफ्तीश को दिग्भ्रमित कर पीछा छुड़ाने की फिराक में लगे। लगता है कि पुलिस और विजिलेंस विभाग अब दोनों मिलकर इस नौकरी घोटाले की जांच पूरी होने से पहले ही या जांच शुरू होने से पहले ही पर्दा डाल रहे हैं। पूरी सरकार मिलकर किसी कीमत पर और किसी तरह से सारे मामले को रफा दफा करना चाहती है। यहां तक कि मुख्य दोषी भी अब पुलिस रिमांड और हिरासत से छुड़कर अब न्यायिक हिरासत में चले गए और चैन की सांस ले रहे। इस गति से यह चलता रहा तो बहुत जल्दी वो जमानत पर भी छूट जाएंगे और साल 2018 के हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के रिश्वत दो नौकरी लो कांड की तरह यह मामला भी पाताल की तह में छुप जाएगा। पर प्रदेश के युवाओं की ओर से मैं ये कहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब और भाजपा जजपा सरकार अपनी जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकते। नए सनसनीखेज और तथ्य जो हम आपके बीच में आज लेकर आए हैं वो सीधे तौर से पर्दा डालो अपराधी बचाओ योजना की ओर इशारा कर रहे हैं। भाजपा जजपा सरकार और मुख्यमंत्री को सिलसिलेवार अब नए बिंदुओं का जवाब देना होगा। पहला, खट्टर साहब ने झूठ बोलकर क्यों बरगलाया और किसे बचाया। हरियाणा पुलिस के विजिलेंस विभाग ने 20 नवंबर 2021 को एक व्हाट्सएप प्रेस रिलीज जारी कर, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, यह आप ही के पास आई थी। उन्होंने यह कहा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर 1 करोड़ से अधिक की रिश्वत के साथ एचपीएससी के दफ्तर से गिरफ्तार हुआ। विजिलेंस विभाग ने 23 नवंबर 2021 को पंचकुला की अदालत में जो रिमांड की दरखास्त दी है उसमें भी यह कहा कि डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से 1 करोड़ 7 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया। उस रिमांड की प्रतिलिपि यह है, मैं आपको भेज रहा हूं। पर 23 नवंबर को ही हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक के बाद
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर रिश्वत के पैसे के साथ एचपीएससी के कार्यालय से गिरफ्तार ही नहीं हुआ। तो एक ये वीडियो देखिए उनका। एचपीएससी के दफ्तर में कोई पैसा नहीं मिला है, केवल उनके घर में मिले हैं, उसके बटुए से पर्ची मिली है, उसकी सारी की तहकीकात हो रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एचपीएससी के दफ्तर से कोई पैसा नहीं मिला। यही बात अनिल नागर का वकील भी कहता है कि कोई बरामदगी पैसे की हुई नहीं। तो अनिल नागर के वकील और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर लगभग एक ही बात कह रहे हैं, जो हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो की बात को झूठा साबित कर रही है। साथियों, दोस्तों, आपके दर्शकों और पाठकों को मैं ये कहूंगा कि अगर रिश्वत की पैसे की रिकवरी की बात एचपीएससी के कार्यालय से मुख्यमंत्री ही झूठलाएंगे तो विजिलेंस तो झूठा पड़ ही जाएगा। और अगर विजिलेंस झूठा पड़ गया तो नागर के खिलाफ केस अपने आप खत्म हो जाएगा। 2 जमा 2 की कहानी है। यह वीडियो अगर मैं आपको दिखा सकता हूं तो वो भी दिखा देंगे। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने अनिल नागर से एचपीएससी कार्यालय में 1 करोड़ 7 लाख रिकवरी लेने की बात के बारे में क्यों बरगलाया और किसे बचाया? दूसरा पहलू, इतने बड़े महाव्यापम घोटाले के मुख्य आरोपी अनिल नागर, ऐश्वर्य शर्मा और नवीन, इनका पुलिस रिमांड कैसे और क्यों खारिज हुआ? कमाल की बात यह है साथियों कि अभी तक पुलिस और पुलिस के विजिलेंस ब्यूरो ने अपनी पूरी जांच शुरू भी नहीं की। न तो अनिल नागर के मामा रामकिशन के घर गांव रिठाल जिला रोहतक जाकर कागजों की बरामदगी हुई, न अनिल नागर के निवास मकान नंबर 12/766 पुराना आर्य नगर रोहतक में उसे ले जाकर कागजों की बरामदगी हुई, न अनिल नागर के पंचकुला स्थित मकान नंबर 396 सेक्टर 7 में उसे ले जाकर कागजों की बरामदगी हुई, न ही अश्वनी शर्मा दलाल के शिव कॉलोनी सोनीपत के मकान में उन्हें ले जाकर कागजों की बरामदगी हुई, न ही एप्लीकेशन पोर्टल स्कैनिंग और पेपर चेक करने वाले जसबीर सिंह मलिक की एजेंसी सेफ.ई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 11 पंचकुला ले जाकर उन सारे कागजात की बरामदगी हुई, न ही मुख्य दोषी अनिल नागर, अश्वनी शर्मा और नवीन को दूसरी तरफ जसबीर सिंह मलिक, जसबीर भलारा और विजय भलारा के आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई, न ही जिन अभ्यर्थियों ने रिश्वत दी है डेंटल सर्जन के लिए, एचसीएस के लिए, उनको और मुख्य आरोपियों को आज तक आमने सामने बिठाया गया। परंतु पुलिस का रिमांड खत्म, पुलिस की जांच भी खत्म और मुख्य आरोपी जुडिशियल हिरासत में। इस गति से थोड़े दिन में वो जेल पे से भी छूट जाएंगे। मैं अगर मोदी जी का एक डायलॉग यूज करूं तो यह सब संयोग है या प्रयोग? पुलिस रिमांड के बगैर इस सारे षड्यंत्र की परत कैसे खुलेगी? इन सारे कागजात की बरामदगी कैसे होगी? इस मामले की तफ्तीश कैसे होगी? इन घोटालों से पर्दा कैसे उठेगा? और खट्टर सरकार और उनकी विजिलेंस कर क्या रही है?
सवाल सीधा ही है। तीसरा पहलू, महाव्यापम ये जो नौकरी बिक्री घोटाला है, इसको अब केवल डेंटल सर्जन की 14 OMR शीट और HCS की 22 OMR शीट तक सीमित कर पर्दा डालने की साजिश साफ है। बस यहां तक सीमित कर दिया गया है ऑलरेडी सरकार और विजिलेंस द्वारा। पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए अब इसे मात्र HCS की 22 और डेंटल सर्जन की 14 OMR शीट तक सीमित किया गया है। यह बात अब तक हुए खुलासों और जो रिमांड की दरखास्त मैं आपको भेज रहा हूं उससे यह साफ है। सवाल बड़ा सीधा है और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, शायद आपका ध्यान गया नहीं उस तक। HCS पेपर का नतीजा आया 24 सितंबर 2021 को, HPSC की वेबसाइट पर लगा। अनिल नागर की गिरफ्तारी हुई 18 नवंबर 2021 को, यानी 2 महीने या 56 दिन अगर मैं एग्जैक्ट गिनूं तो उसके बाद, तो 56 दिन बीच में बीत गए। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि OMR शीट कार्यालय से अनिल नागर के बरामद हुई। तो आप बताइए, एक रीजनेबल व्यक्ति के तौर पे, क्या अनिल नागर OMR शीट 2 महीने तक अपने दफ्तर में रखे बैठा था कि विजिलेंस आएगा और फिर OMR शीट बरामद करेगा 2 महीने बाद? पैसा ले लिया, पेपर हो गया, पेपर पास हो गया, पैसे डकार लिए, तो 56 दिन तक कोई अपने दफ्तर में रखे बैठा था सारी OMR शीट्स? तो क्या ऐसा तो नहीं कि धांधली तो हुई बहुत बड़े स्तर पर, OMR शीट तो बदली गई बहुत बड़े स्तर पर, और पहले रिजल्ट में धांधली करने के बाद OMR शीट्स भरने का दूसरा राउंड चल रहा था ताकि रिवाइज रिजल्ट जो आना था हाई कोर्ट के आदेश के बाद, उसमें अपने गुर्गे फिट किए जा सके। स्वाभाविक तौर से यही है, लगता यही है। यह भी कहा जा रहा है कि जो HCS पेपर की OMR शीट अनिल नागर के दफ्तर में मिली, उनमें से केवल 5 पास हुए। आप बताइए, जब अनिल नागर और अश्वनी शर्मा OMR शीट भरने बैठ ही गए थे, गोलदारे झूठे पैसे लेकर फर्जी, तो बाकी भरने में क्या रोक टोक थी कि 5 ही भरेंगे बाकी छोड़ देंगे? क्या इसका कोई जवाब किसी के पास है? क्या खट्टर सरकार और विजिलेंस विभाग इन धांधलियों की जांच भी करना चाहता है या नहीं? क्या अब ये सारी बातें पर्दे में रहेंगी क्योंकि अनिल नागर, अश्वनी शर्मा और नवीन, तीनों को तो अब पुलिस की कस्टडी से जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया, तो कोई तफ्तीश जांच हो ही नहीं सकती। चौथा पहलू, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नौकरी बिक्री घोटाले की जांच शुरू होने से पहले ही क्यों बंद कर दी साहब? विजिलेंस विभाग की भी माने, हमारी मत मानिए विपक्ष की, यह उनकी रिमांड एप्लीकेशन है। मैं इसकी 3 लाइन पढ़ के बताता हूं, यह हरियाणा सरकार का स्टैंड है। अगर इनकी माने तो साल 2021 में ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नौकरियों की मंडी लगी और बिक्री हुई। 3 कैटेगरीज उन्होंने दी हैं, स्टाफ नर्स, VLDA और ANM, जिसके बाकायदा पैसे लेकर पेपर पास करवाए गए। मैं एक लाइन आपको इसमें से आपके संज्ञान में लाता हूं। इसमें लिखा है, इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में HCS की प्री एग्जाम में भी मैंने अश्वनी शर्मा व विजय भलारा से मिलकर 2 उम्मीदवार 20-20 लाख लेकर पास करवाए। इसके अतिरिक्त हम तीनों ने 40 स्टाफ नर्स, 4 VLDA और करीब 15-16 ANM वर्ष 2021 में उपरोक्त आयोगों से निकली नौकरियों में 10-10 लाख रुपए लेके उक्त की परीक्षा पास करवाई थी। ये हम नहीं कह रहे, तो वो कह रहे हैं उनकी अपनी रिमांड एप्लीकेशन में। आगे पढ़िए, 3 लाइन छोड़ दें तो, इसी प्रकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में निकली भर्तियों में भी अश्वनी शर्मा अपने स्तर पर आयोग के अधिकारी कर्मचारियों से मिलकर उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा पास करवा देता था।
तो साथियों, सवाल यह है कि खट्टर सरकार और विजिलेंस विभाग दोनों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर में भी नहीं गए। कोई गया भी नहीं, उनका दरवाजा भी नहीं खड़खड़ाया, कोई उनका दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाने नहीं गया आज तक। एक्यूज्ड अब जुडिशियल रिमांड में चले गए। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पोस्टें बिकी, 3 पोस्टों की रिश्वत की बात आप अपने रिमांड दरखास्त में लिख रहे हो। आप यह भी लिख रहे हो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हर पेपर बिक्री होता है, पास होता है, अश्वनी शर्मा पास करवाता है। ये मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो। पर आप उनकी कुंडी खड़खड़ाने भी नहीं जाते। जांच करना तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्या एसएससी के लोगों की नौकरी बेचने वाले दलालों से मिलीभगत की जांच नहीं होनी चाहिए? पर आपने तो कुंडी भी नहीं खड़खड़ाई उनकी। 5वां पहलू, सब इंस्पेक्टर पुलिस की धांधली के सारे कागजात मैंने आपके समक्ष रखे थे। तब खट्टर साहब ने कहा नहीं, सब चंगा सी, जैसे मोदी जी कहते हैं, सब चंगा सी, सब कुछ ठीक है। मोदी जी ने ये यूज करते हैं ये फ्रेज, खट्टर साहब ने नहीं कहा, पर उनके ऊपर भी लागू होता है। बड़े मियां छोटे मियां दोनों बराबर है। अब एचएसएससी द्वारा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा, उसी सब इंस्पेक्टर की भर्ती में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। तो आप जांच क्यों नहीं कर रहे? कल शाम को ये सनसनीखेज खुलासा आया कि जो सब इंस्पेक्टर पुलिस लगे हैं उनमें से 15 लोग अपनी नौकरी की चिट्ठी लेने ही नहीं गए। मैं तो नहीं कह रहा ये तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मान लिया। अब वो नौकरी की चिट्ठी लेने इसलिए नहीं गए कि एक पेपर सॉल्वर गैंग वहां है, कहते हैं। तो इसलिए जिसने पेपर दिया और जो नौकरी लगा, उनका बायोमेट्रिक्स नहीं मिलेगा। अब वो डर कर नहीं गए। 15 तो ऐसे हैं, तो बाकी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसी रिमांड एप्लीकेशन में लिखा है कि वे आगे पीछे रोल नंबर भी लगवाते थे, पेपर सॉल्वर गैंग भी चलवाते थे, पेपर पास भी करते थे और दूसरी हेराफेरी भी करते थे। तो सब इंस्पेक्टर पुलिस की भर्ती भी एएनएम, बीएलडीए और दूसरी नौकरियां जो इन्होंने लगाई हैं, स्टाफ नर्स, उनके साथ साथ ये भी अब जांच के घेरे में। पर आप जांच क्यों नहीं करवा रहे? आप कुंडी क्यों नहीं खड़खड़ा रहे? और छठा और आखिरी पहलू, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में एचटेट पेपर घोटाले की जांच पे पर्दा क्यों डाला जा रहा है? और अब आरटीआई में नए तथ्य आ गए हैं। एक सम्मानित साथी ने आरटीआई ली, उसमें यह सामने आया कि नौकरी बिक्री गिरोह के 2016 से एचटेट परीक्षा के तार जुड़े। आरटीआई में यह भी खुलासा हुआ कि एचटेट परीक्षा करवाने का ठेका बार बार उसी कंपनी को दिया गया जिसके ऊपर घोटाले के आरोप थे, अनियमितताओं के आरोप थे, पर उसी को दिया गया। यह भी संयोग है या प्रयोग कि यही अनिल नागर उन दिनों एचटेट की परीक्षा के समय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का सचिव भी था। तो अब तो ये सारी बातें सामने हैं, फिर जांच क्यों नहीं? परंतु ना विजिलेंस विभाग, ना खट्टर साहब, ना पुलिस हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कुंडी खड़खड़ाने भी नहीं गए, शक्ल देखने भी नहीं गए अभी तक। आरोपी अब जुडिशियल रिमांड पर चले गए, बात खत्म। तो हरियाणा के युवाओं के पास साथियों अब केवल 2 रास्ते बचे। पहला, अटैची देकर नौकरी खरीद लो, और दूसरा, खट्टर सरकार की आंख में आंख डालकर जवाब मांगो। हरियाणा का युवा जवाब मांगता है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं, यह लड़ाई हरियाणा के युवाओं के भविष्य को बचाने की है। और भाजपा जजपा याद रखे कि वो और ये सारे नौकरी बेच मंडी के दलाल 100 पर्दों के पीछे छुप जाएं, परंतु सच्चाई छुपेगी नहीं। अपराधियों का अपराध पकड़ा जाएगा। कोई सवाल आप पूछना चाहे तो स्वागत है।
सर, ये जो आपने कहा कि ये तीनों लोग न्यायिक हिरासत में चले गए, विजिलेंस ने जब रिमांड के लिए कोर्ट लेकर गई तो कोर्ट ने जो डॉक्यूमेंट विजिलेंस ने दिए हैं उसके बाद रिमांड आगे नहीं बढ़ाया। इसमें सरकार तो यही कही कि आप जुडिशरी में भी हम इंटरफेयर कर रहे हैं क्या? आप मानते हैं कि न्यायिक जो उनको रिमांड पर भेजा गया है सरकार का इंटरफेरेंस? आदरणीय मित्र, अगर आप अदालत को तथ्य नहीं देंगे तो क्या होगा? अदालत आपको रिमांड कैसे देगी? अगर आप मुकदमे की पैरवाई नहीं करेंगे तो अदालत आपको रिमांड कैसे देगी? मैंने भी 15-20 साल वकालत की है और मैं अपने तजर्बे से कह सकता हूं कि अगर ये सारे तथ्य जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं, इनमें से आधे तथ्य भी अगर खट्टर सरकार अदालत के सामने रखती तो उन्हें 4 दिन नहीं, उन्हें 40 दिन का रिमांड मिलता। तो हम सब जानते हैं, पर्दा डालो, अपराधी बचाओ, न्यायिक हिरासत में भिजवाओ अभियान चल रहा है। और ये पहली बार नहीं, मैं एक माफ कीजिए, क्योंकि मुझे लगा कि आप में से कोई ना कोई साथी की ये जिज्ञासा होगी, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जो एचपीएससी का इससे पीछे वाला था, रिश्वत लो नौकरी बेचो अभियान, वहां अदालत ने इनके बारे में क्या कहा था, एक लाइन उसकी पढ़ के सुनाऊंगा। ये किस तरह की तफ्तीश करते हैं मैं नहीं कह रहा, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कह रही है। बट इट अपीयर्स टू बी cash for job scam involving some functionaries of Staff Selection Board Haryana. Unluckily, the police has not gone further into the matter to find out which of the functionaries of Staff Selection Board Haryana were involved in the crime, because the selections cannot be obtained without the connivance of some functionaries involved in the selection process. However, considering the magnitude of the scam and the fact that the police appears to have not carried out the investigation in impartial manner, an attempt has been made to protect some functionaries of Staff Selection Commission, of Staff Selection Board. Let the Standing Council for CBI be notified. और इस केस में आज तक 4 साल बीत जाने के बाद, मैंने पिछली बार कहा था, अब मैं सारे तथ्य निकाल लाया हूं, 3 बार कोर्ट ने यह कह लिया कि आप तफ्तीश सही नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा, एसआईटी के बारे में भी कह दिया कोर्ट ने। स्टिंगिंग स्ट्रिक्चर्स आए हैं, मैं इसकी कॉपी आपको भिजवा दूंगा। स्टिंगिंग स्ट्रिक्चर्स आए हैं उनके खिलाफ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। तो ठीक है, जब सैया भय कोतवाल मित्र तो डर काहे का, ये हो रहा है इस सरकार में। तो आपने जैसा कि कहा कि सरकार ने टाइमिंग अच्छी दी थी, अनिल नागर की कुंडली भी आपने निकाली होगी जरूर, क्या इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन है? क्या किसी का चेहरा, या सिर्फ इसी केस पे इन्वॉल्वमेंट ऐसी है कि कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसको बचाया? मित्र, हमारा विरोध व्यक्तियों से नहीं। तो वो अनिल नागर ना होता तो अनिल नागर का कोई और भाई होता। बात यह है कि मंडी लगाकर हरियाणा के युवाओं का भविष्य रिश्वत की अटैची में बेचा जा रहा है। यह सरकार में बैठे बड़े सफेद पोशों के संरक्षण, सहमति के बगैर असंभव है। और अब जब जाने अनजाने में वो सारा मामला पकड़ा गया तो पर्दा डालो, अपराधी बचाओ अभियान चल रहा है। मैं ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हूं, ना आईबी या सीआईडी हूं। तफ्तीश जब तक, इसीलिए मैंने कहा था, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्याधीश की देखरेख में स्पेशल एसआईटी जब तक नहीं बनेगी, जिनकी जांच होनी चाहिए वो तो सत्ता की शहतीर पर बैठे हैं। जिनकी जांच होनी चाहिए वो तो जांच एजेंसियों के को सुपरवाइज करते हैं, क्योंकि एक कोई डिप्टी सेक्रेटरी ये गड़बड़ नहीं कर सकता। इसके तार बहुत ऊपर तक जाएंगे और वो परतें तब खुलेंगी जब निष्पक्ष जांच होगी। चर्चा है कि विजिलेंस की पूछताछ में नागर ने किसी मंत्री का शायद नाम लिया। दूसरी चर्चा ये भी है कि उच्च पदस्थ एक अधिकारी है, सीएम के बहुत नजदीकी है, उनका भी नाम चर्चा में है। इसमें आप क्या?
आदरणीय मित्र, मैं फिर कहता हूं, कोई एक अधिकारी या एक मंत्री जिनका कोई एचपीएससी एचएसएससी पे कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं कर सकता। क्या कोई मंत्री हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कुछ कर सकता है या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में? वहां अधिकारी लगाता कौन है, हटाता कौन है? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है, हटाता कौन है? वो तो सरकार के शीर्षतम स्तर पर फैसला होता है। इसलिए कोई एक व्यक्ति, एक अनिल नागर को आप बलि का बकरा बना लें और कहें कि हां पैसा इससे पकड़ा गया, इससे ऊपर कुछ नहीं, बाकी सब पाक साफ है। यही कोशिश की जा रही है। पर्दा डालो, अपराधी बचाओ, बाद में इनको भी निकाल दिया जाएगा। जैसे पिछली बार कैश फॉर जॉब स्कैम जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ था, उसकी जांच पुलिस ने कैसी मुस्तैदी से की, मैंने हाईकोर्ट ने उनके बारे में क्या कहा है वो पढ़कर सुनाया। जो विषय है आपने कहा, चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वहां से एचपीएससी से पैसे नहीं मिले, लेकिन क्योंकि आप वकील हैं, मैं उस एंगल से जानना चाहता हूं कि कोर्ट में तो विजिलेंस की प्रोसिक्यूशन चलेगा, तो सीएम का बयान नहीं चलेगा, और विजिलेंस कह रहा है कि वहां से पैसे मिले हैं, तो इसका क्या असर पड़ सकता है? आदरणीय मित्र, यह पूरी तफ्तीश को कॉम्प्रोमाइज करता है। अगर प्रदेश का मुखिया ही तो इंचार्ज है सब चीजों का, वो विजिलेंस हो, वो होम हो, वो सीआईडी हो, वो प्रशासन हो, और कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर से पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, उन सब के प्रभारी कौन हैं? आखिर में मुख्यमंत्री हैं। अगर प्रदेश का मुखिया अपने ही पुलिस की बात को झुठलाएगा और लगभग वही बात कहेगा जो अनिल नागर का वकील उसकी डिफेंस में कह रहा है, तो पुलिस और विजिलेंस तो झूठी पड़ गई ना। और अगर पैसा कहां से बरामद हुआ इस जगह पर ही संशय है, तो फिर केस क्या चलेगा? तो केस तो चलने से पहले ही बंद हो गया, बच्चा पैदा होने से पहले ही गर्भ में धारण ही नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी के इस एक बयान से यह पूरा घोटाला जो है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। दूसरा बिंदु है, जब कोर्ट में पुलिस रिमांड विजिलेंस मांग रही थी, तो वकील ने, डिफेंस के वकील ने कहा कि इन्होंने रोहतक कह के रिमांड मांगा था 4 दिन का, और रोहतक लेके नहीं गए, और कोर्ट ने पूछा कि रोहतक का कहां है, भाई आप कहां लेके गए? तो इस आधार पर भी शायद रिमांड नहीं दिया गया, ऐसे एक तथ्य सामने आया। मैं आपको एक बात कहूं, केवल ये एक आधार नहीं हो सकता। मैंने इसलिए आपको 8 इंस्टांसेस दिए। उन्हें अकेले रोहतक नहीं, उन्हें पंचकुला लेकर जाना था, सोनीपत लेकर जाना था, उन्हें उनके निवास स्थान पर लेकर जाना था पंचकुला के, उन्हें उनके खुद के रोहतक के निवास पर लेकर जाना था, उन्हें इन बाकी आरोपियों के निवास पर जहां जहां कागजात पड़े या रिश्वत दी जा रही थी वहां लेकर जाना था। सारे आरोपियों को एक दूसरे के सामने बिठाकर कन्फ्रंट करना था। जिन अभ्यर्थियों ने पैसा दिया, उनके जिनके भी नाम सामने आए हैं, उनको बुलाकर अरेस्ट करके उनके सामने उन्हें कन्फ्रंट करना था। ये एजेंसी जिसने पेपर स्कैनिंग वगैरह की, इनमें जो हेराफेरी हुई, इनके साथ बिठाकर करना था, उस एजेंसी की जांच करनी थी। कुछ भी नहीं किया। क्यों? ताकि सारा मामला खत्म। कुछ करो ही ना। पंडित जी, आई कम टू यू भाई साहब। 2004 बैच के अच्छे सयानी नागर चौटाला सरकार में भर्ती हुई थी। आपकी सरकार 10 साल रही। इन लोगों के पूरे बैच को ज्वाइनिंग नहीं कराया है। 2016 में इनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो वो 10 साल में आप लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं कराई, उसके पीछे कोई खास कारण क्या है? क्या आपको इस भर्ती पे डाउट थे? देखिए, कहीं ना कहीं कोई संशय रहा होगा, क्योंकि मैंने फाइल का अवलोकन नहीं किया। मैं ना प्रभारी विभाग का मंत्री था उस समय, और ना मैंने ये फाइल देखी। जो कागजात मैंने नहीं पढ़े उस पर शायद टिप्पणी करना अनुचित होगा। पर बात बहुत बड़ी है। 10, 20, 25 एचसीएस अफसरों की नियुक्तियों से बड़ी है। यहां तो पिछले 7 साल में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा की गई हर भर्ती, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की गई हर भर्ती, सब के सब ओएमआर शीट की बिक्री, बोली लगती हुई मंडी, उस सब की सब अब संदेह के घेरे में है। तो कौन कौन क्या क्या कर रहा था 7 साल से,
जब ना पर्ची ना खर्ची बल्कि अटैचियां चल रही थी, उसकी जांच होना और ज्यादा आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी से जब पूछा गया 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि रणदीप आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही उनका बयान आया था, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में आलोचना की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आज हरियाणा में गरीब परिवारों के बच्चों को रोजगार मिल रहा है। गरीब परिवार और वो लोग जानते हैं कि सरकार ईमानदारी से जरूरतमंद और जो सही काबिल योग्य लोग हैं उनको नौकरी दे रही है, और विपक्ष को इसका दर्द है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी केवल 3 बातें बोलते हैं, मेरिट, पारदर्शिता, ना पर्ची ना खर्ची। उससे चौथी बात कभी नहीं बोलेंगे। वो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूं, पर क्या वो ये बताएंगे कि उन्होंने आप सबको झूठ क्यों बोला? उन्होंने आप सबको और प्रदेश को क्यों बरगलाया इस पूरे मामले में? तो साबित हो गया कि वो झूठ बोल रहे थे। क्यों? और उनके उस बयान से इस पूरे केस को कॉम्प्रोमाइज होता है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? नंबर 2, अगर सब कुछ सही है तो वो करोड़ों रुपया की राशि जो अनिल नागर से, अश्वनी शर्मा से, उनके कुलीग से रिकवर हो रही है, फिर वो किसका पैसा है? क्या बीजेपी का है? अगर सब कुछ ठीक है, कुछ गलत हुआ ही नहीं, तो ये पैसा कहां से रिकवर हुआ? तो क्या मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उनका विजिलेंस बेवकूफ है या जानबूझकर गलत जांच कर रहा है? और अनिल नागर भी सही है, अश्वनी शर्मा भी सही है, नवीन भी सही है, भलारा भी सही है, मलिक भी सही है। कम से कम प्रदेश के मुखिया से इस प्रकार की गैर जिम्मेवाराना बयानबाजी जो आखिर में अपराधियों की मदद करती है, हमें उम्मीद नहीं है। सर, ये आप 32 भर्तियां बताते हो कि ये 32 भर्तियां ऐसी है जिसमें पेपर लीक हुए, पैसा लिया गया, लेन देन हुआ। कांग्रेस क्या मांग करती है कि पूरे 7 साल के कार्यकाल की जो तमाम भर्तियां हैं उनकी सीबीआई जांच करवाएगी? देखिए, सीबीआई अब जो है वो कैप्टिव ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस नहीं रहा, और ईडी अब इलेक्शन डिपार्टमेंट है, इसलिए उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची। कड़वी सच्ची बात यह है, हमने इसीलिए कहा इस घोटाले की परतें उठेंगी, पर्दा उठेगा तो बड़े बड़े खलनायक सामने आएंगे। वो खलनायक जिन्होंने हरियाणा के युवाओं के भविष्य को लूटा है, मंडी में नौकरियों की बोली लगवाई है और सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया शायद इकट्ठे किया है, और हरियाणा के युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात किया। जांच होगी तो ही सामने आएगा, और वो जांच केवल किसी मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे, पंजाब हरियाणा के सिटिंग मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे व्यक्ति के देख रेख में होगी तो ही कुछ सामने आएगा। सर, मेरा इसमें हटके सवाल है। लेट मी फिनिश दिस, देन आई विल टेक अनदर क्वेश्चन। क्योंकि परसों ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज फिर की है, और तो आपको लग रहा है, और जो आज का लगभग वागा होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि इसको डिटेल किया जा रहा है पूरी इन्वेस्टिगेशन को। इसे खत्म कर दिया गया है, आपके अनुसार खत्म कर दिया गया है, पर मुझे लगता है कि विजिलेंस जांच अभी तो कुछ ना कुछ चलेगी, कि थोड़ी बहुत चलेगी। क्या कांग्रेस इस मुद्दे को, जिसकी आप लगातार मांग करेंगे चीफ जस्टिस की निगरानी में जांच हो, हम कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं? देखिए, हर रोज कुछ ना कुछ नया सामने आ रहा है। अभी मेरा ये मानना है कि हम पहले, सरकार की जवाबदेही प्रजातंत्र में जनता को लेकर सबसे बड़ी है, तो मुख्यमंत्री साहब और उनकी सरकार पहले जवाब दें। हमने सिलसिलेवार 7 बिंदु पहले रखे थे और 6 आज रखे। उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा कि मेरिट, पारदर्शिता और बगैर खर्ची पर्ची से काम चल रहा है। सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो बहुत सही जांच कर रहा है, और जब हम कभी लगेगा तब हम दूसरी बात सोचेंगे। अभी बहुत सही जांच। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री ही पहले तो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को झूठला देंगे और फिर कहेंगे कि इन पर विश्वास करिए, तो उनकी मैं कौन सी बात मानूं? जब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पहलू क्या है आदरणीय मित्र, वो ये है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में रेड होती है, वहां से अनिल नागर को 1 करोड़ 7 लाख रुपए के साथ पकड़ा जाता है। यह बात मैं नहीं कह रहा, उन्होंने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा और फिर पुलिस रिमांड की दरख्वास्त में कहा।
परंतु मुख्यमंत्री जी उसे सिरे से खारिज कर देते हैं, कहते हैं पैसा तो एचपीएससी से पकड़ा ही नहीं गया। अगर पैसे की रिकवरी का स्थान ही संशय में चला गया तो पूरी जांच खत्म। कौन सा जज किसको सजा देगा? वो कहेंगे आपके अपने मुख्यमंत्री ने आपके अपने विजिलेंस ब्यूरो के द्वारा टेम्परिंग की बात कह दी। इसका मतलब टेम्परिंग हुई ना, कोई तो गलत कह रहा है। इसीलिए हमने पूछा कि मुख्यमंत्री जी आपने क्यों बरगलाया और क्यों बहकाया। दूसरा एक सवाल और था छोटा सा इसी से संबंधित। मुख्यमंत्री जी ने एक बात ये भी कही है कि ये जो चीजें पकड़ी जा रही है, पकड़ने के लिए कोई दूसरा नहीं है, हम ही ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करवाई है, हम ही ने पकड़ा है। और कांग्रेस सरकार होती तो ये जांच कभी होती नहीं, कभी चीजें आती नहीं, ना वो जांच कराते ना वो पकड़ाते। तो जो अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम ही पकड़ रहे हैं। आदरणीय साथी, मैंने इसका सवाल का जवाब परसों भी दिया था। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहते हैं इसे। जाने अनजाने में पूरा मामला पकड़ा गया। आप बताइए, 7 साल पहले क्लर्क के जो पेपर हुए थे उसके सरगना पकड़े गए थे। कहां क्या हुआ? कुछ हुआ? मुख्यमंत्री जी 2017 में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पर रेड करके आए थे, कई अधिकारियों को सस्पेंड करके आए थे। वो सारे उन्होंने बहाल क्यों कर दिए? उनको नौकरी से क्यों नहीं निकाला? 2018 में कैश फॉर जॉब स्कैम हुआ। आज तक 4 साल बाद डिफेक्टिव चार्जशीट्स वो पेश करे जा रहे हैं। मैंने आपको ये दिखाई। 3 बार अदालत कह चुकी कि साहब आप तो एसआईटी जो है वो जांच ही नहीं करती। उनके बारे में अदालत ने कितने सुंदर सुंदर शब्द कहे वो मैंने पढ़कर बताया। 32 पेपर लीक हो गए, उनमें से किसी की जांच हुई। आपका पेपर इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ में पकड़ा गया, किसी की जांच हुई। एक आपके खिलाफ यह इल्जाम भी लगा कि आपका एक पेपर जो है वो पानीपत के स्कूल संचालक जो भाजपा के नेता हैं वहां से लीक हुआ। आपने एसआईटी बनाई, उसने उसे क्लीन चिट दे दी। तो ये तो क्लीन चिट डिपार्टमेंट है खट्टर साहब का। भाजपा के अंदर धुले और भ्रष्टाचार मुक्त हुए। तो अब जो हो रहा है उससे शायद बड़ा पाप, महापाप कभी हो नहीं सकता। धन्यवाद। आप कोई सवाल पूछना चाहते थे अनरिलेटेड? जो ओएमआर सीट आपने बताई है कि वहां पर दफ्तर से मिली, क्योंकि वो सीक्रेसी ब्रांच में ही रहती हैं ओएमआर सीट, तो वो कौन सी में गड़बड़ की, कौन सी में गड़बड़ नहीं की, एक ओरिजिनल होती है, एक सील बंद होती है, तो वो तो सीट मुंह से ही बरामद होनी थी। मतलब ओएमआर सीट विजिलेंस ब्यूरो अपने एचपीएससी के स्ट्रांग रूम में, जो कि सीक्रेसी ब्रांच है जिसके इंचार्ज नंदलाल करते, तो वहीं पर रहती है। तो शायद मैं इससे सहमत नहीं। ओएमआर शीट विजिलेंस के मुताबिक उनके कार्यालय से बरामद हुई, ना कि सीक्रेसी ब्रांच से। अगर मैं ओएमआर शीट सीक्रेसी ब्रांच में तो होंगी ही, वहां तो सबकी होंगी, वहां से नहीं बरामद हुई। कुछ जो शिव कॉलोनी सोनीपत में है वहां है, तथा कथित तौर से इनकी रिमांड एप्लीकेशन के मुताबिक कुछ उनके मामा के निवास पर हैं, कुछ उनके रोहतक दूसरे निवास पर हैं, कुछ उनके कार्यालय से बरामद हुई। तो सीक्रेसी ब्रांच में तो सब कुछ होगा। और मुझे बताइए, 2 महीने तक अगला अपनी ड्रॉर के अंदर रख के बैठा था क्या 56 दिन के बाद? बात सही है, एक घोटाला हो गया, उसके बाद हाईकोर्ट से आया कि एक क्वेश्चन रिवाइज करो, तो फिर रिवाइज में बाकी गुर्गों को भी निकाल लो, तब पकड़े गए गलती से। अब ऑपरेशन कवर अप जाए। रिमांड पेपर में बटुए की तो बात नहीं है, कहीं पर भी लिखी हुई बटुए की बात चल रही है कि बटुए से पर्ची मिली। अब ये इसीलिए मैंने आपको कहा, आपको मैंने रिमांड के कागजात भेजे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की बात और विजिलेंस की बात बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, और ये केस को पूरी तरह से कमजोर करता है। यस सर, वो उनका एजेंडा होता है साहब, नेशनल, वो जरूरी है। सर, आपकी पार्टी के एमपी मिस्टर अजय रंजन चौधरी, उनका कहना कि आरोप है, उन्होंने कहा भाई टीएमसी कहीं ना कहीं, उन्होंने प्रशांत किशोर का नाम लिया, एक टीएमसी लीडर का, कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी रची है कांग्रेस को तोड़ने के लिए। मेघालय नहीं, बाकी गोवा और अन्य राज्यों की नॉर्थ ईस्ट की बात की। व्हाट इज द टेक ऑन इट? माय डियर फ्रेंड, in democracy, people's vote has to elect you. Anything else is murder of democracy and a betrayal of people's vote.
Nothing more, nothing less. Why does everybody blame the BJP and Prime Minister Shri Narendra Modi? Because Modi ji does not believe in the power of the ballot. BJP has been using power of the currency to topple elected governments. They have tried it across the country. They have succeeded in multiple instances. Karnataka being one, Goa being one, Madhya Pradesh being one. An attempt was made in Rajasthan. An attempt was made in Uttarakhand. An attempt was made and successful one at Arunachal Pradesh, where the assembly met in a private hotel. Attempts were made in Meghalaya as also many other places. That's why we criticize Modi ji. If you join the same style and brand of politics, then how are you different? That's what sets Congress party apart. We don't bring down elected governments elected through the ballot. That is a question that each one of our political parties in the political spectrum, whether they are regional parties, whether they aspire to be national parties, or whether they belong to different space in our polity, need to ponder over and consider. Secondly, in states where Congress is the principal opposition to Bharatiya Janata Party, election tourism or use of resources to bring down that fight ultimately only strengthens the BJP. I will like to say today clearly to my friends in the TMC or in Aam Aadmi Party. TMC fought the last election in Goa. For 5 years they were MIA, missing in action. 3 months before the election, they have gone back again, whereby they are trying to allure, promise Rajya Sabhas and create a space all over again. It's their democratic right. I don't question that. Everybody can build their party. But in a state where BJP was poised to lose, like Goa, and Congress was forming the next government, by trying to weaken the Congress party, are you strengthening the BJP or are you fighting the BJP? Is a question that all my friends, whether in Aam Aadmi Party or TMC, need to ask themselves and introspect. Also, why is it that every time the family members of the regional leaders are called by ED, some of those parties suddenly start going to different states and fighting the Congress party, so that the fight against BJP becomes weaker? So I urge upon you, through you and all my friends here, that political parties, including regional parties, need to ask themselves this relevant question and introspect whether they want to fight the divisive ideology of the BJP RSS, the hate-filled anti-democratic polity and style of functioning of the BJP and Modi ji, or they want to strengthen that discourse. That's a question that they need to rightfully ask themselves. I'm not questioning their right to contest. Same thing is happening in Punjab. Same thing is being sought to be done in Goa.